पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्वस इंजेक्शन आर डिस्पेंस्ड इन कंटेनर ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि जो एक्वस इंजेक्शंस होते हैं उनको हम किन टाइप के ग्लास कंटेनर्स में डिस्पेंस करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका टाइप फर्स्ट ग्लास, दूसरा ऑप्शन है टाइप सेकंड ग्लास, तीसरा ऑप्शन है टाइप थर्ड ग्लास, या चौथा ऑप्शन है आपका ऑर्डिनरी ग्लास। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ए, जो कि है टाइप फर्स्ट ग्लास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन शुड बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो इंसुलिन होता है उसे हमें कितने टेम्परेचर पे किस कंडीशंस में स्टोर करना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन है 10 to 20, तीसरा ऑप्शन है 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और लास्ट ऑप्शन है आपका 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इंसुलिन जो होता है उसे हमें कोल्ड कंडीशन में स्टोर करना चाहिए, और कोल्ड कंडीशंस का टेम्परेचर कितना होता है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हमारा लास्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सपोजिटरी बेसेस यूज्ड आर दोज हैविंग मेल्टिंग पॉइंट इन द रेंज ऑफ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारी सपोजिटरीज होती हैं उनमें जो बेस यूज किए जाते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट की क्या रेंज होनी चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन है 43 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन है 37 to 40, चौथा ऑप्शन है 15 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए, जो सपोजिटरीज बेस होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट इतना होना चाहिए कि वो हमारी बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि है 37 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एस्प्रिन 50 to 150 mg डोज इज यूज्ड फॉर। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि एस्प्रिन की 50 mg से 150 mg तक की डोज अगर ली जा रही है तो वो किस लिए यूज की जाती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका हेडेक, दूसरा ऑप्शन है बॉडी एक, तीसरा ऑप्शन है रनिंग नोज, और चौथा ऑप्शन है प्रिवेंटिंग क्लॉटिंग इन ब्लड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है प्रिवेंटिंग क्लॉट इन ब्लड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन आई ड्रॉप। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि हम कॉमनली आई ड्रॉप में कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका प्रोपाइल पैराबेन, दूसरा ऑप्शन है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन, तीसरा ऑप्शन है फिनॉल, चौथा ऑप्शन है बेंजाल्कोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बेंजाल्कोनियम क्लोराइड। जो कॉमनली यूज किया जाने वाला प्रिजर्वेटिव है वो हमारा है बेंजाल्कोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यंग्स रूल इज यूज टू कैलकुलेट। दोस्तों ये क्वेश्चन पोसोलॉजी से है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो यंग्स रूल होता है उसको हम किस डोज को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका एडल्ट डोज, दूसरा ऑप्शन है पीडियाट्रिक डोज, तीसरा ऑप्शन है डोज फॉर वुमेन अबव 60 ईयर्स, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो यंग्स रूल होता है उसको हम यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग डोज ऑफ 1 to 12 ईयर चाइल्ड। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा पेडियाट्रिक डोज, जो कि आपका बी ऑप्शन है। और यंग्स रूल होता क्या है, देखिए यंग्स रूल होता है चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर अपॉन एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। ये यंग्स फार्मूला होता है फॉर कैलकुलेटिंग डोज ऑफ चाइल्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द एज रनर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि जो एज रनर मिल होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है। पहला ऑप्शन है आपका इंपैक्ट, दूसरा ऑप्शन है क्रशिंग, तीसरा ऑप्शन है क्रशिंग एंड सियरिंग, चौथा ऑप्शन है इंपैक्ट एंड एट्रीशन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर सी, जो कि है क्रशिंग एंड सियरिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में क्या होता है। पहला ऑप्शन है आपका द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई, दूसरा ऑप्शन है सेडिमेंट इज डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स, तीसरा ऑप्शन है द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज स्लो, चौथा ऑप्शन है सेडिमेंट्स इज स्लोली फॉर्म्ड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन जो होता है उसमें फ्लोक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होता है वो हाई होता है। ठीक है, तो अगर देखें तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हम देख लेते हैं, सेडिमेंट इज डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स। ऐसा नहीं होता है, जो सेडिमेंट का रीडिस्पर्सन होता है वो बहुत ही इजीली होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है हमारा द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज स्लो, तो ये तो हाई होता है इसलिए ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन है हमारा सेडिमेंट इज स्लोली फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है क्योंकि फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में जो सस्पेंडिंग पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लोक्यूल्स बना लेते हैं अपने एडजस्टिंग पार्टिकल्स के साथ। ठीक है, जिससे उनका साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और सेडिमेंटेशन रेट जो होती है वो डिपेंड करती है ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो जितना ज्यादा बड़ा पार्टिकल होगा उतना ही रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो होगी वो हाई होगी। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बोमर इज सिंथेटिक कंपाउंड, इट इज।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि कार्बोमर जो कि एक सिंथेटिक कंपाउंड है यह है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका कोलॉइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, तीसरा ऑप्शन है कार्बोक्सिल विनाइल पॉलीमर, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो कार्बोमर जो है हमारा ये कार्बोक्सिल विनाइल पॉलीमर होता है, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा रेडिएशन स्टेलाइजेशन इज कैरिड आउट यूजिंग। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि जो रेडिएशन स्टेलाइजेशन होता है हमारा उसमें हम किस रेज का यूटिलाइजेशन करते हैं फॉर द स्टेलाइजेशन। पहला ऑप्शन है आपका इंफ्रारेड रेज, दूसरा ऑप्शन है गामा रेडिएशन, तीसरा ऑप्शन है अल्फा पार्टिकल्स और चौथा ऑप्शन है विजिबल रेडिएशन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर बी जो कि है गामा रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन के द्वारा जो स्टेलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें हम गामा रेडिएशन का यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा थिकनिंग एजेंट्स आर जनरली। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि जो थिकनिंग एजेंट्स होते हैं हमारे वो सामान्यतः क्या होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, दूसरा ऑप्शन है ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स और चौथा ऑप्शन है फ्लोकुलेटिंग एजेंट। तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका सॉर्बिटॉन मोनोपॉल्मिटेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको यहाँ पर यह बताना है कि जो सॉर्बिटॉन मोनोपॉल्मिटेट है हमारा ये किसका एग्जाम्पल है। पहला ऑप्शन है आपका नॉन आयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट, दूसरा ऑप्शन है एन आयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट, तीसरा ऑप्शन है कैट आयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट और चौथा ऑप्शन है एनी ऑफ द अबव डिपेंडिंग ऑन द पीएच ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। इसमें से कोई भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है पीएच ऑफ सोल्यूशन के ऊपर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ए जो कि है नॉन आयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा बॉटल मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन ऑफ डॉट 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 ऑयल्स। आपको यहाँ पर यह बताना है कि जो बॉटल मेथड यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन वो किन ऑयल्स के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका विस्कस ऑयल, दूसरा ऑप्शन है वोलाटाइल एंड नॉन विस्कस ऑयल, तीसरा ऑप्शन है मिनरल ऑयल और चौथा ऑप्शन है पंजेंट ऑयल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर बी जो कि है वोलाटाइल एंड नॉन विस्कस ऑयल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा अ थर्मोलेबाइल एंटीबायोटिक ड्रग कैन बी ड्राइड बाय यूजिंग। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि जो हमारी थर्मोलेबाइल एंटीबायोटिक ड्रग्स होती हैं जो टेम्परेचर से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, ठीक है, उनको हम किन प्रोसेस के द्वारा ड्राई करेंगे। पहला ऑप्शन है आपका ट्रे ड्रायर, दूसरा ऑप्शन है FBD दैट मीन्स फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, तीसरा ऑप्शन है रोटरी ड्रायर, चौथा ऑप्शन है फ्रीज ड्रायर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर डी जो कि है फ्रीज ड्रायर, ठीक है। जितने भी थर्मोलेबाइल एंटीबायोटिक्स ड्रग्स होती हैं हमारी उनको हम ड्राई करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीज ड्रायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा द डिसइंटीग्रेशन टाइम लिमिट फॉर इंटेरिक कोटेड टेबलेट एज पर इंडियन फार्माकोपिया इज। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे जो इंटेरिक कोटेड टेबलेट होती है हमारी उसके डिसइंटीग्रेशन टाइम लिमिट जो है दैट मीन्स टेबलेट को डिसइंटीग्रेट होने में कितना टाइम लगना चाहिए वो एज पर इंडियन फार्माकोपिया कितनी लिमिट है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका 15 मिनट इन डिस्टिल्ड वाटर, दूसरा ऑप्शन है 60 मिनट इन इंटेस्टाइनल फ्लूइड, तीसरा ऑप्शन है 50 मिनट इन सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड, चौथा ऑप्शन है 120 मिनट इन डिस्टिल्ड वाटर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर बी जो कि है 60 मिनट इन इंटेस्टाइनल फ्लूइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा द कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर पर्ट्यूसिस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पर्ट्यूसिस होती है हमारी उसके लिए कॉमन टर्मिनोलॉजी क्या होती है जो बॉर्टेला पर्ट्यूसिस के द्वारा कॉज की जाती है, ठीक है। उसके लिए जो कॉमन टर्मिनोलॉजी है वो क्या होती है। पहला ऑप्शन है आपका फ्लू, दूसरा ऑप्शन है हुपिंग कफ, तीसरा ऑप्शन है फीवर और चौथा ऑप्शन है कोल्ड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी जो कि है हुपिंग कफ। बॉर्टेला पर्ट्यूसिस इसके द्वारा हुपिंग कफ कॉज की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा द आईपी लिमिट फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंप्रेस्ड टेबलेट इज। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है फॉर कंप्रेस्ड टेबलेट एज पर आईपी वो कितना है। दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन एक अभी हम पीछे कर चुके हैं लेकिन वहां पर डिसइंटीग्रेशन टाइम पूछा गया था फॉर इंटेरिक कोटेड टेबलेट जो कि था हमारा 60 मिनट, लेकिन यहां पर पूछा गया है कंप्रेस्ड टेबलेट के लिए डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होगा। पहला ऑप्शन है आपका 50 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 1 आवर, तीसरा ऑप्शन है 5 मिनट और चौथा ऑप्शन है 15 मिनट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी जो कि है 15 मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इन लिक्विड प्रिपरेशन इरिथ्रोसिन इज वाइडली यूज्ड एज। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि लिक्विड प्रिपरेशन में जो हम इरिथ्रोसिन का यूज करते हैं वो ज्यादातर किस लिए किया जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, दूसरा ऑप्शन है एज अ कलरेंट, तीसरा ऑप्शन है एज अ स्वीटनर और चौथा ऑप्शन है एज अ स्टेबलाइजर। तो जो इरिथ्रोसिन होता है हमारा ये एक कलरिंग एजेंट है
तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि है कलरेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पोसोलॉजी इज द साइंस डीलिंग विद। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि जो पोसोलॉजी है इसके अंदर हम किस चीज की स्टडी करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका ड्रग इंटरैक्शन, दूसरा ऑप्शन है डोजेज ऑफ ड्रग, तीसरा ऑप्शन है स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन, चौथा ऑप्शन है फार्माकोकाइनेटिक ऑफ ड्रग। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है डोजेज ऑफ ड्रग। ठीक है, देखिए पोसोलॉजी में बहुत सारे फॉर्मूले दिए गए हैं जिनके द्वारा हम ये कैलकुलेट करते हैं कि किस इंडिविजुअल के लिए क्या डोजेज फॉर्म होगी, कितनी डोज होगी। ठीक है, जैसे कि क्लार्क फार्मूला, डिलिंग फार्मूला, फ्रीड्स फार्मूला, यंग्स फार्मूला, बस्टेडो फार्मूला, इन सब फार्मूले के द्वारा हम ये कैलकुलेट करते हैं कि डोजेज कितनी होगी। ठीक है, और ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं एज पे, जेंडर पे, बॉडी वेट पे, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे, और बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड करती है डोज ऑफ द ड्रग। ठीक है दोस्तों, हमारी हर एक स्लाइड की तरह ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। आपको बताना है यहाँ पर द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रेबीज इन मैन इज अप टू। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है रेबीज का इन द मैन, वो कितना होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जब हमारे अंदर वायरस इंजेक्ट कर जाए। ठीक है, इसके बाद में वो अपना सिम्टम्स प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लेता है, वो कहलाता है हमारा इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, तो ये कितना होता है रेबीज का इन द केस ऑफ मैन। पहला ऑप्शन है आपका 2 ईयर्स, दूसरा ऑप्शन है 6 मंथ, तीसरा ऑप्शन है 1 ईयर और चौथा ऑप्शन है 8 मंथ। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम वहां पर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है।